स्नेही विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड प्रथम वर्ष कला के समस्त नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध एक लंबी कविता का अंत के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की निबंध शैली कैसी है। यूँ तो गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी की नई कविता के सर्वाधिक चर्चित कवि हैं। वे जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े गद्यकार भी। यद्यपि उन्होंने कम लिखा है, पर उनका लेखन इतना गहन और व्यापक है कि यदि हिंदी के नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना हो तो उसमें मुक्तिबोध की अधिकांश मान्यताओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। वे एक चिंतक कवि थे। जिंदगी की तमाम परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने जिस विकट आत्मसंघर्ष को झेला तथा जिस सामाजिक संघर्ष के बीच हारते टूटते रहे, उसी सबका दस्तावेज उनकी कविताएं हैं। उनमें जीवन की जटिल वास्तविकताओं का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध का गद्य उतना ही सशक्त और विचारोत्तेजक है जितनी उनकी कविताएं। उनके दो निबंध संग्रह हैं। पहला, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। दूसरा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनमें उनके साहित्य चिंतन संबंधी निबंध संकलित हैं। वैसे आधुनिक हिंदी कविता में यथार्थ, प्रयोगवाद, साहित्य के दृष्टिकोण, प्रगतिशीलता और यातनाग्रस्त मानवता, छायावाद और नई कविता, साहित्य और समाज आदि, इन शीर्षकों से ही स्पष्ट हो जाता है कि मुक्तिबोध हमेशा साहित्य की मूलभूत समस्याओं से टकराते रहे हैं और एक कवि होने के नाते उनके अनुभवजन्य हल ढूंढते रहे हैं। इसीलिए उनके चिंतन में पर्याप्त प्रामाणिकता और गहराई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो उनकी रचना प्रक्रिया के संघर्ष का ही परिणाम और उसका अनिवार्य अंग है। उनकी निबंध शैली विचारात्मक और विवेचनात्मक है। चिंतन की जटिलता और गूढ़ता उस पर हावी है। वे विचारों को नवनीत बनाकर प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि सोच के रास्ते वे जैसे मिलते हैं वैसे ही उन्हें उपस्थित कर देते हैं, पर उनमें कच्चापन या निःशंकलता न होकर यथार्थ परखता है। क्योंकि उन्हें साहित्य और समाज, इन दोनों संसारों में निकट संघर्ष करना पड़ा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें विचारक के साथ साथ एक सशक्त व्यंग्यकार भी पैदा हो गया है, जो रह रहकर साहित्यिकों, समाज के शोषकों, पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों पर तीक्ष्ण व्यंग्य बौछार करता रहता है। एक लंबी कविता का अंत, यह उनकी एक साहित्यिक की डायरी नामक पुस्तक का एक प्रकरण है, जो डायरी शैली में तो नहीं लिखा गया है, पर उनकी डायरी का ही एक अंश है। इसमें लेखक ने अपनी एक लंबी कविता की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। ये कविता इतनी लंबी हो गई कि कवि उसे कविता के रूप में रखे, ये उसके लिए चिंता का विषय यानी छापने की समस्या के कारण हो गया है। इसी संदर्भ को लेकर मुक्तिबोध ने अपनी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। यद्यपि वे कविता के लंबेपन से चिंतित हैं, पर वे ये भी मानते हैं कि वे उसे काट छाट कर छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कविता के अंत स्वत्वों का विकास और प्रसार काम में है। ये कविता भी कम नहीं है, उनके पीछे पड़ी है, यानी उनका अधूरापन उन्हें पूरा करने के लिए बेचैन करता रहता है। लंबी हो गई किंतु समाप्त होने का नाम नहीं लेती,
क्योंकि वह भावावेश की कविता न होकर जीवन के जटिल वास्तव की कविता है और यथार्थ के तत्व परस्पर ऐसे गुम्फित हैं कि वे एक के बाद एक अव्यक्त होने के लिए क्रमबद्ध खड़े रहते हैं। यही वजह है कि मुक्तिबोध ने छोटी कविताएं बहुत कम लिखी हैं और लिखी भी हैं तो अधूरी रह गई हैं। उनके इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मुक्तिबोध कविता में निरंतर परिष्कार करते रहते हैं, उसे एक आवेश में समाप्त नहीं कर देते। उनकी विचार समृद्धि और जीवन की जटिल अनुभूति उन्हें लंबी कविता के लिए बाध्य करती रहती है। समझा जा सकता है कि उनकी कविता में इन दो तत्वों की प्रधानता है। इस लंबी कविता का अंत करने को लेकर उन्हें अनेक बातें याद आती हैं। पत्रिकाओं में उसके छपने की सुगमता और पारिश्रमिक का मिलना तथा अपनी खस्ता हालात। टेबल के पास खड़ी बीबी उनसे प्रश्न करती है, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, कविता? इसमें कितने रुपए मिलेंगे? जो लोग मुक्तिबोध की फटेहाली और दलिद्र से परिचित हैं वे ही इन वाक्यों का दर्द भली भांति महसूस कर सकेंगे। कविता की बात करते करते मुक्तिबोध ने अपने समकालीन साहित्यकारों, संपादकों और कलाकारों की बखिया भी खूब उघेड़ी है। युवकों, परंपरावादियों, बुजुर्गों, सत्ताधारियों और समाज संचालकों की भी जमकर आलोचना की है। ऐसे समाज में फिट होने के लिए उन्होंने शैतान से समझौता करने और गधे को भी काका कहने को आधुनिक समझदारी का तकाजा कहा है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। आज के समाज में नैतिकता के स्थान पर सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादी रह गई हैं। मुक्तिबोध की दृष्टि में यह सामूहिक पतन भारत के उच्चतर वर्गों और हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा हास्यगत पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं के प्रचार के कारण हुआ है और उसमें आधुनिक साहित्य ने भी कम योगदान नहीं किया है। साहित्य जो अनुभूत वास्तव की अभिव्यक्ति है, आज आयातित विचारों का संवाहक बन गया है। आज का साहित्यकार अपने अनुभूत यथार्थ की अभिव्यक्ति करके किसी और के यथार्थ को व्यक्त कर रहा है। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए कविता के अंत में विचार को केंद्रित करके मुक्तिबोध यह निर्णय लेते हैं कि वे कविता से निबंध, कहानी या नाटक का काम नहीं ले सकते। वह उनके अनुभूत वास्तव की एक रूपात्मक अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत निबंध में बड़ी संयत, गंभीर और परिमार्जित भाषा में विचारों को व्यक्त किया गया है। जहाँ विचारों में गहनता, तथ्यों में विवरणात्मकता है, उन स्थलों के वाक्य अपेक्षाकृत लंबे तथा प्रवाहपूर्ण स्थलों के वाक्य छोटे छोटे हैं। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ वे अंग्रेजी और फारसी के शब्दों का भी व्यवहार करते हैं। पूरा निबंध तर्कपूर्ण, विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है। बीच बीच में व्यंग्य शैली की रोचकता भी विद्यमान है। आत्मकथात्मक शैली के भी दर्शन हो जाते हैं। अब हम उनकी कुछ गद्यांश के कुछ अंश का विवरण करते हैं, जिससे उनकी विचारों की विस्तृतता को भली भांति हम देख सकते हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुम्फित हैं। यही कारण है कि कवि, निबंधकार छोटी कविताएं लिख नहीं पाते और जो छोटी होती हैं वह वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती हैं।
और इस प्रकार न मालूम कितनी कविताएं उन्होंने अधूरी लिखकर छोड़ दी हैं। उन्हें ख़त्म करने की कला उन्हें नहीं आती, और यही वो कहते हैं मेरी ट्रेजेडी है। इससे भी बड़ी ट्रेजेडी यह है कि लोग गद्य लिखने को कहते हैं, और एक बार उन्होंने किताब का रिव्यू लिखा। रिव्यू के लिए किताबों पर किताबें आने लगी। सच्चाई वह है जिसे आप यकीनन ये सच्चाई समझते हैं। किसी न किसी हद तक बंदिश लगी ही रहती है, इसलिए रिव्यू करना आँख से खेल करना है। यहाँ पर जो मुख्य बात रेखांकित होती है वह यह है कि उनकी निबंध शैली यथार्थ के निकट है। वो यथार्थ से मुंह नहीं चुरा पाते हैं। उनकी स्थापना है कि लेखकी कार्य के प्रति उनकी अनास्था इस आस्था से निष्पन्न होती है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए। इसलिए साल में अगर 4 किताबें लिखकर 4-1 हज़ार की आमदनी नहीं की तो क्या किया। अब निबंध में एक जगह वो जिक्र करते हैं कि अपनों से ऐंठना और अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गली पड़ी चीज़ समझना आज के बहुत से कलाकारों का स्वभाव है। उनकी मत है कि ऐसे कलाकार साधारणतः अपने को बौद्धिक और प्रतिभाशाली आधुनिक समझते हैं, शायद वैसे होते ही भी हैं। दूसरे प्रकार के भी कलाकार होते हैं जिन्हें अपने लोग बड़े प्यार रहे होते हैं। उनका ये हिसाब होता है कि अगर कोई कवि उनका दोस्त हुआ तो वह निसंदेह ऊंचा और अच्छा कवि तो हो गए हैं, किंतु यदि लेखक यदि किसी दूसरी या तीसरी प्रकार की मंडली में रहता है या नहीं भी रहता है लेकिन उनसे अलग है, तो ये धारणा बनाने की प्रवृत्ति सबल हो जाती है कि वह यूं ही लिखता है, बेकार लिखता है, फिजूल लिखता है। इस प्रकार की मंडलियों में जो चीज़ चलती है एक सीमित क्षेत्र में वह श्रेष्ठ और वर्णीय दिखाई देती है। उनके वे सब अपने हैं, सगे हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ भी हैं, उत्तम भी हैं, अच्छे भी हैं। दूसरे शब्दों में एक विशेष प्रकार के लोग यदि अपनों से ऐंठकर उनकी उपेक्षा करते हैं तो दूसरे विशेष प्रकार के लोग उन्हीं में रहकर उनमें प्रचलित स्तरों को कसौटी समझकर कीर्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह भी संभव है ये घर बाहिरे की समस्या हो, यानी कि जो अत्यंत आत्मीय हो उन्हें यूं ही समझा जाए, और जो पराये और परकीय हों उन्हें अपने आकर्षण, विश्वास और श्रद्धा का आदरास्पद माना जाए। लेखक का दावा है कि मैं उन अपनों से क्या कहूँ, ये कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ती। यह नहीं कि मैं उससे रात दिन चिपका हुआ था, वरन यह कि जब भी मैं देखता हूँ मेरे हाथ में काम आ गया है तो पाता है वो मेरी कविता है और कुछ नहीं। मैंने न मालूम कितने ही महीने और वर्ष उन जैसी पर खर्च किए हैं और उनसे मुझे कुछ नहीं मिला, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। लेखक का यहाँ ये भी दावा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। क्या ये संभव है? साहब बता दूं, मैंने वैसा कभी भी करके नहीं देखा है। फिर मैं सोचता हूँ कि वैसा करूँ। क्यों? अब क्या बताऊँ कि इस तरह मुझे गद्य लिखने की आदत तो पड़ जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि अगर कविता नहीं तो कविता की आत्मा को कहानी में ही क्यों न सही मान्यता प्रदान करा सकूँगा। ये मेरी अभिलाषा है। पर यह सही है कि कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है, और लेखक आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा है। अब जल्दी ही खुराट हो जाएगा। मेरे जैसे बहुत से नयों से भयभीत हैं, डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतारकर नया बुश कोट धारण कर लें।
यहाँ ये भी सवाल है कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी व अपराधी हैं। स्वयं वे कहीं चूक गए इसलिए मात खा गए। लेखक का अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया है। बुजुर्गों ने, सत्ताधिकारियों से, समाज संचालकों ने, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्गों ने समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रकट और अप्रकट, सूक्ष्म और स्थूल भ्रष्टाचार का विधान कर रखा है। इस भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। कभी वो कानून के रूप में प्रकट होता है, कभी कानून की आड़ में गैर कानूनी रूप में। कानून या नियम तो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए हैं। तो इस प्रकार के वातावरण में फिट होने के लिए हमारी समझदारी का ये तकाजा होता है कि किसी न किसी तरह शैतान से समझौता करके गधे को भी काका कहो। बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। बड़े प्रगतिशील महानुभाव भी इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। संक्षेप में कवि का दावा है कि जो व्यक्ति फटेहाल, फटीचर है उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे वो कितना ही नैतिक क्यों ना हो। इस तरह के अपने विचारों के माध्यम से अपनी निबंध शैली के दर्शाते हुए लेखक ने ये दावा किया है कि एक लंबी कविता फिलहाल नहीं ठहर पाती है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी, बल्कि ये कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ से दूर निकल कर किसी और के यथार्थ से कहानियाँ और उपन्यास गढ़ना चाहता है। हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गया है। और समझदारी का तकाजा यह है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। कभी कभी ऐसी स्थिति भी ये असंभव है नहीं है कि कविता को अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्रों में प्रस्तुत किया जाए, अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र कुछ इस तरह आलोकित और दीप्तिमान हो उठे कि छंद बन जाए, गतिमान हो जाए और एक विशेष दिशा की ओर प्रभावित हो सके। पता नहीं क्यों और कैसे निबंधकार एक काव्य कथा लिखने का सोचता है। निसंदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता के केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है और उस काव्य के रंग सांवले हैं, बिल्कुल सांवले। भय, आतंक, अनिश्चय, जिज्ञासा, कौतूहल और समाधान, घबराहट और दुश्चिंता उसमें झलक उठती हैं। वह असल में एक एलिगरी है, एक रूपक है। तो वह रूपक क्या है? एक व्यक्ति है, उसे लगता है वह एक ऐसे अहाते में चला गया है जहाँ पहुँचना प्रतिबिंबित है। उस अहाते के भीतर एक बंगला है, पुराना दुराना। बंगला रहस्यमय है, वहाँ सूना है। वह उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है, एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता के अंत में बताया जाता है कि उस बंगले की सीढ़ियाँ ज़मीन के भीतर भीतर चलती हैं और वो कई देशों में जा निकली हैं। वे शहर के क्लॉक टावर्स में भी चुपचाप पहुंच गई हैं, मानव मस्तक के भीतर के सर्वोच्च स्थान पर भी। इस बंगले ने सबसे अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है। इसी सामंजस्य स्थापना के फलस्वरूप सब लोग अंदर से टूट गए हैं, उनके दिल की कई फाँकें हो गई हैं। इसी कारण से प्रतीत होता है यहाँ एक बानर सत्ता है, अर्थात एक नकारवाद है। संक्षेप में वो बंगला लाभ, लोभ की अर्थमादिनी सत्ता का प्रतीक है, जिससे सामंजस्य और संतुलन स्थापित करके लोगों ने अपने आप को झुठला दिया है। बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है और इस हत्याकांड से
सब लोग परिचित होते हुए भी चुप हैं, क्योंकि वे उस बंगले की सत्ता से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। गद्य में ये रूपक एक सिलसिले से सामने आता है, लेकिन कविता में ये सिलसिला टूट जाता है। उसी तरह जैसे स्वप्न के भीतर स्वप्न आते हों उलट पुलट गए, कविता में मैंने उस उलट पुलटन का निर्वाह करने का प्रयत्न किया है। निबंधकार का दावा है कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता को किसी कहानी का रूप दे दें। संभव है कहानी की कोई मासिक पत्रिका कम से कम रुपए में उनको मिल जाए, तो वो सिद्ध कर दें कि मैं अयोग्य नहीं हूँ, रुपए कमा सकता हूँ, कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूँगा। और इस तरह के विचार विमर्श और ऊहापोह के मध्य निबंधकार यह सिद्ध करते हैं कि एक कविता में उन्हीं काजली रंगों का प्रयोग किया है। अंतर यह है कि उस श्यामलता के कार्य कारण संबंध उन्होंने प्रस्तुत किए। अब कविता कोई निबंध तो है ही नहीं जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, न वो कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ प्रस्तुत करें। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वह जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास है।